Assalamualaikum, good morning everybody. Assalamualaikum जी, good morning. Welcome to a brand new week with Jio Pakistan. क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा जी, हाल अच्छा है, हाल सॉर्ट ऑफ बेहाल है क्योंकि गर्मी बला की पड़ रही है। हाँ, और पड़ती रहेगी ये भी बात। लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला की बड़ी खूबसूरत और बेशबहा नेमतें भी आना शुरू हो गई हैं। ऑल्दो बहुत से फल ऐसे हैं, बहुत से फल ऐसे हैं जिनकी कीमतें अभी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको बाज़ार में फ्रूट्स की दुकान पर खरबूजा नज़र आएगा, तरबूज नज़र आएगा, लोकाट नज़र आएगी, आड़ू नजर आएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, एक नजर आ रहा है कि ये गर्मियां जो कि शदीद गर्मी है, ये गुजरेगी ही तरबूज की वजह से। अगर तरबूज ना हो तो गर्मी में मतलब इंसान क्या करे, किस तरह अपने आप को रिलीफ दे, किस तरह, व्हाट डू यू लुक फॉरवर्ड टू इन लाइफ अगर तरबूज ना हो आपको ठंडा करने के लिए। सो थैंक गॉड फॉर दैट। आम अभी तक मैंने कोई अच्छे आम नहीं खाए, आई बी वेरी ऑनेस्ट। अभी जो मैंने मार्केट में एक दो आम जो मेरे घर आए वैसे ही ट्रायल के लिए, तो उस पर मुझे लगता था कि कुछ मसाला टाइप सीन है, ये क्योंकि मेरा गला खराब हो गया आम की वजह से। आपको अच्छे से धोने थे ना वो, और आप उसका छिलका पील ऑफ करके खाएं, मेरा ख्याल है। अच्छा, तो मैं बेसिकली पूरा आम मैंने मुंह में डाल लिया था ना, तो पील ऑफ ही कर रहे थे अब्दुल्ला। मतलब फिर कैसे मसाला लग गया? आप अच्छे से धोएं। इन एनी केस वैसे आपको फल सब्जियों को अच्छे से धोना चाहिए, भिगो के रख दें थोड़ी देर के लिए, बिकॉज़ के साथ भी धोना चाहिए। इतने पेस्टिसाइड्स और इतना सब कुछ लगा होता है कि इट्स ऑलवेज बेटर कि आप जरा वक्त सर्व करें इनको साफ करने पे। अच्छा जी, अभी हम आपको मौसम के बारे में सर्टनली बताएंगे, लेकिन एग्जैक्टली कौन सी तारीख से किस दिन तक यहाँ हीट वेव जिसे कहा जा रहा है उसका खदशा है, वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका कोई आउटडोर प्लान है या आप की मजबूरी है बाहर निकलना, तो आप उस हिसाब से एहतियात कर सकें। ये पूरा हफ्ता ही हीट वेव की लपेट में रहा, आज से ही शुरू हो रहा है मामला। तो हुआ यही है, और महकमा मौसमियात ने पहले ही आज यानी 27 मई है, आज 27 मई तक हीट वेव जारी रहने की पेशगोई की थी। और लाहौर में आज भी गर्मी जो है ना, वो मतलब के क्या उसको कहें, जोबन बड़े शायराना आप हो गए, जोबन पर होगी। तो कल सिंध के शहर दादू और मोहनजोदाड़ो गर्मी में सबसे आगे रहे, और जहां पारा जो 50 डिग्री तक जा पहुंचा। वैसे अच्छा ही है ना, मोहनजोदाड़ो में वहाँ कोई नहीं रहता, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। शायद इसीलिए खत्म हो गए क्योंकि वहाँ गर्मी आपने देखी क्या। वैसे 50 हम कह रहे हैं, लेकिन कल मैं देख रही थी इट वॉज अराउंड 51-52। Can you imagine that is like a temperature normal की जी 51 चल रहा है आजकल। नवाब शाह सिब्बी और तुर्बत में भी दर्जा हरारत 50 डिग्री से ऊपर चला गया है। और क्या हो रहा है हुमा जी? अच्छा जी, और आपको ये भी बता दें कि पेशावर में 41 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी पड़ी, लाहौर में 43 की गर्मी, और महसूस तो खैर उससे बहुत ज़्यादा हो रही थी। और कराची में कल दर्जा हरारत जो था वो 36 डिग्री रहा, लेकिन नमी ने मारा हमें। ह्यूमिड है इतना ज़्यादा, तो वो फिर 74% बाय द वे ह्यूमिडिटी थी। मतलब आप गीले, इंसान बिल्कुल गीला होता है, इतना ह्यूमिड है यहाँ मौसम। और दैट इज़ हाउ इट इज़। कोई बेहतरी खास आने नहीं वाली, लेकिन हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमारे साथ हैं। तो मुख्तलिफ शहरों में आज और ऑनवर्ड्स क्या सूरत हाल रहेगी, ये हम जानेंगे अपने साथियों से। और हफ्सा हैं हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं, और सरदार सरफराज साहब भी हमारे साथ हैं। सरदार साहब, आपसे भी अभी बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अहवाल ले लें हफ्सा से जो हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही है। बताइएगा कि गर्मी का क्या आलम है। आज बिल्कुल लाहौर में जो है वो गर्मी बढ़ती चली जा रही है। हीट वेव और इस गर्मी ने जो है वो सबका जीना महाल किया हुआ है। शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है इस गर्मी से। इस वक्त जो है तकरीबन 36 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा आज जो दर्जा है जाएगा वो 46 डिग्री होगा। 46 डिग्री तक जाने का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस गर्मी से। बहुत से लोग बीमार भी हो रहे हैं इस हीट वेव से। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां भी बच्चों को भी हो रही हैं, बड़े भी इससे जो है वो गुजर रहे हैं। डॉक्टर्स ने और माहिरीन ने कहा है कि इस गर्मी में जो है वो ज़्यादा मत बाहर निकलें, गैर ज़रूरी जो सफ़र है उससे इज्तनाब करें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इससे बीमारियाँ भी जो है वो फैल रही हैं। इस वक्त भी मैं नहर के किनारे मौजूद हूँ और यहाँ पर देख रही हूँ अभी से जो है वो लोग नहर का रुख कर रहे हैं।
रहे हैं, नहा भी रहे हैं, इस गर्मी को जो है वो भगा रहे हैं। महकमा मौसमियात से भी हमारी बात हुई और उनका यही कहना है कि अभी हीट वेव जो है इसी तरह से बरकरार रहेगी। अभी फ़िलहाल जो है वो बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, नमी की शिद्दत भी बढ़ती चली। हालांकि नमी की शिद्दत की बात हो तो कराची मेरा ख्याल है टेक्स द प्राइस फॉर दैट। नेचुरली हम बिल्कुल समुद्र के साथ हैं। सरदार सरफराज साहब, बहुत ही आग लगी हुई है मुल्क में, सॉरी टू से, लेकिन हर जगह उबल रही है बात। इसके बहुत से मतलब निकाले जा सकते हैं, बहुत सी आग लगी अभी हम है। अब्दुल्ला बैठ जाओ ना, अभी तो मंडे है और सुबह हम स्टार्ट ही हुए हैं। गर्मी से आग लगी हुई है, मौसम से जरा बेहाल से हो रहे हैं सारे। तो फिर जैसे हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट से भी बात हो रही थी कि इतनी गर्मी और कोई रिलीफ के लिए थोड़ी बहुत बारिश ही दे दे, तो क्या कहते हैं आप, कोई फोरकास्ट है बारिश की कि नहीं? नहीं, अनफॉर्चुनेटली कोई बारिश नहीं है। नज़दीक मुझे तो लग रहा है कि जून के अगले 10-12 दिन तक कोई ख़ास बारिश नहीं है। ख़ासकर मैदानी इलाके जो ऑलरेडी गर्मी की लपेट में, इनमें तो कोई बारिश का इम्कान नहीं है। हाँ, कुछ उधर गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इस्लामाबाद से नॉर्थ का जो एरिया है वहाँ पर हो सकती है 5 या 6 जून को कुछ हल्की सी वेव है, इम्कान है। और बाकी जगहों पे तो गर्मी ही रहेगी। मुझे लगता है कि ये गर्मी अब यानी 27-28 का तो इनिशियली कहा गया था कि ये बहुत सीवियर हीट वेव कंडीशन जो है 27-28 तक लग रही हैं, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कल पारा 52.5 गया है ये मोहनजोदारो में। और इसी तरह से सिंध के कुछ 6-7 जगह थी, सक्खर, रोड़ी, फिर दादू, दूसरी जैकोबाद में कामान, बाकी सब जगहों पर 50-50। इसी तरह से साउथ पंजाब की 1-2 जगहों पर भी 50 पहुंच चुका। तो ये अगले 2-3 दिन तक इसी तरह रहेगा, यानी 29 या 30 तक एटलीस्ट ये इसी तरह से शदीद गर्मी रहेगी। कराची में हफ्ता पूरा गर्मी नहीं है, ये थोड़ी सी मिस इंफॉर्मेशन है। कराची में आज और कल मौसम बेहतर है बहुत से, यानी 29, 30, 31 वो 3 दिन जो होंगे गर्मी होगी ज़्यादा, 40 से 42 तक जा सकता है टेम्परेचर। अदरवाइज बट इतना ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है सरदार साहब, 74-75% कि वो घबराहट वाली गर्मी हो, जितना भी दर्जा हरारत हो आपको घबराहट हो रही होती है, रहता है उस टाइप की गर्मी है, जैसे अंदर कोई गर्मी लगी हो। जी बिल्कुल, वो तो जाहिर है कि असल में एग्जॉर्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, जितना ज़्यादा आपको स्वेटिंग होती है, हाई ह्यूमिडिटी की वजह से हीट इंडेक्स बहुत बढ़ जाता है। तो कराची में टेम्परेचर तो कम रह रहा है 37-38 के दरमियान ही, लेकिन उसके साथ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, ऑन एवरेज 50-60% चल रही होती है दिन भर। अच्छा तो सरदार सरफराज साहब, ये भी बताएंगे जो आपने मोहनजोदाड़ो और ये सारी बाकी जगह जहाँ 51, 52.5, ये क्या नॉर्मल होता है? मतलब हम हर साल आपसे यही बात करते हैं, लेकिन दोबारा से रिमाइंड कर दें, क्योंकि जब इंसान का दिमाग ही ख़राब हो जाए ना इतनी गर्मी में, तो चीज़ें याद भी नहीं रहती। डू वी रीच द 50s, 52, by the end of May? By the end of May, June has not yet started. बिल्कुल, महीना देखें और गर्मी का आलम देखें, ये नॉर्मल लग रहा है आपको? देखिए नॉर्मल तो खैर नहीं है, नॉर्मल वहाँ के टेम्परेचर जो है ना 43-44 और ज़्यादा 45 इस रेंज में है वहाँ सिंध, बलाई सिंध के भी। लेकिन पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा हो रही है। यानी इसी मोहनजोदारो शहर का जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो 27 मई 2010 को हुआ था, जो 53.5 है, जो 2017 तक पाकिस्तान का हाईएस्ट टेम्परेचर था एनीवेयर इन पाकिस्तान। और फिर 2017 में जाहिर है कि तुर्बत में उससे ज़्यादा हो गया नोट, यानी 54 डिग्री सेंटीग्रेड तुर्बत में हुआ था, जो कि एशिया का दूसरा, और आपको एक रिकॉर्ड बताऊं, एशिया का दूसरा और वर्ल्ड का चौथा हाईएस्ट टेम्परेचर है तुर्बत जो हमारा। तो वो भी इत्तेफाक से मई में हुआ था। तो मई में मतलब मई की आखिरी हफ्ता जो है इस तरह से गुजरता है अक्सर कुछ सालों बाद, इस तरह की एक तरह से जब हाई प्रेशर एरिया पर एटमॉस्फेयर में डेवलप हो जाए, ये कंडीशन हो जाए, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इतने टेम्परेचर्स। ऑलराइट, ईद पे मौसम कैसा रहेगा सरदार साहब, ये भी आपसे जानेंगे, लेकिन अब लाहौर चलते हैं और हफ्सा हमारे साथ हैं। हफ्सा, यूजुअली इतने दिन पहले ना आपको रौनक थोड़ी सी नज़र आना शुरू हो जाती है, जानवर बच्चे लेके टहल रहे होते हैं अपने बकरे गायें गली मोहल्लों में, लेकिन अब इतनी गर्मी पड़ रही है, डू यू सी दैट एक्टिविटी अराउंड यू लाहौर में? नहीं अब्दुल्ला, अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और लोग भी प्रेफर कर रहे हैं कि अभी मत लें, ख़रीदारी जो है वो जानवरों की मत करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और जानवर भी बीमार होने का खदशा है। माहिरीन से भी जी कंटिन्यू करें। जी बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, इस वजह से भी जो है वो लोग प्रेफर नहीं कर रहे कि अभी से जो है वो जानवर ख़रीद लिए जाए, क्योंकि इनसे बीमारियां भी फैल रही हैं, गर्मी भी है, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, तो जानवर भी बेचारे जो है वो जाहिर है वो भी बीमार होंगे।
तो बेहतर लोग यही कर रहे हैं, क्योंकि अभी 10-15 दिन 20 दिन हैं, तो फ़िलहाल अभी यहाँ पे हम इस तरह का माहौल नहीं देख रहे गली मोहल्ले में कि अभी से आ गए हों जानवर वगैरह। अभी फ़िलहाल ऐसा माहौल नहीं यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है। आज भी जो फील्स लाइक है जो गर्मी। जी हफ्सा, अच्छा ये भी बताएं, 25 से पंजाब हुकूमत ने तो बच्चों की छुट्टियां जो स्कूलों में हैं, स्कूल कॉलेजेस वगैरह में अनाउंस कर दी थी, तो आज 27 है, फर्स्ट डे ऑफ द वीक है, स्कूल्स बंद हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी जो है वो स्कूल्स बंद हैं। कुछ स्कूल्स में जो है वो पेपर्स हो रहे थे, जो उनको कहा गया था कि इसी तरह जिस तरह हो रहे हैं उसको शेड्यूल के मुताबिक ले लें, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो स्कूल्स जो है वो बंद हो चुके हैं। समर कैंप्स भी यहाँ पे मना कर दिए गए हैं कि नहीं लगाने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से तकरीबन स्कूल्स जो हैं वो आज भी बंद है। जिन स्कूल्स में पेपर चल रहे हैं वो शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। जी चलिए, लेकिन फिर भी वो कुछ स्कूल होते हैं ऐसे जो नहीं बस बंद करते, और गर्मी हो सर्दी हो वो हुकूमती अहकामात को इग्नोर करते हुए ऑन ही रखते हैं। एक और चीज़, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और मतलब इतनी ज़्यादा है कि स्कूल भी बंद कर दें, तो क्या हॉस्पिटल्स हमारे इक्विप्ड हैं, थोड़े से अलर्ट पे हैं, क्योंकि ये सब हीट वेव की सिचुएशन में है हम? फिर लोगों को हैज़ा और ये पेट के अमराज और इतना मसले चलते हैं इस मौसम में। जी बिल्कुल, जो हस्पताल हैं वो तकरीबन अलर्ट कर दिए गए हैं। तमाम जितने भी केसेस आते हैं फौरी तौर पर ट्रीटमेंट भी उनका हो रहा है, क्योंकि हीट वेव से बहुत ज़्यादा डायरिया भी फैल रहा है और इस तरह की मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं इस गर्मी से। तो काफ़ी हद तक जो है वो अलर्ट कर दिया गया है। डॉक्टर्स भी हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं और फौरी तौर पर जो है वो पेशेंट्स को डील भी कर रहे हैं। अच्छा जी, सरदार साहब आपसे हम जानेंगे कि चलिए ये 10-12 दिन तो जैसे तैसे अल्लाह का नाम लेके गुजर ही जाएंगे, आगे ईद पर काम भी ज़्यादा होता है, कुर्बानी, दावत, आना जाना, तब भी ऐसा ही मौसम रहेगा? जी आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सरदार साहब, मैं कह रहा था व्हाट डज द वेदर लुक लाइक एट ऑन ईद? सो ईद के दिन भी बता देना। 14-15-16 जून ऑनवर्ड्स कोई है बारिश वारिश, कोई मौसम बेहतर होगा? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं लग रहा। मुझे तो लग रहा है कि यानी 20 जून के बाद जाकर कुछ एक्टिविटी हो सकती है रेनफॉल की, यानी जी सरदार साहब कैरी ऑन। जी मैं कह रहा था कि ईद पर भी मौसम कम बेश इसी तरह का ही होगा, यानी गर्म मौसम ही होगा ऐसे लग रहा है, क्योंकि कोई ऐसी वेव आती हुई बारिश वाली, जो वेस्टर्ली वेव तो बिल्कुल ही एक तरह से उनका ट्रैक बहुत कम हो गया हमारी तरफ आने का, वो ज़्यादा ऊपर एशिया की तरफ शिफ्ट हो गई है। अगर कुछ हल्की फुल्की आती है तो बिल्कुल बहुत एक्सट्रीम नॉर्थ से गुजरती है, जैसे GB वगैरह में और कश्मीर के कुछ एरियाज़ में वेदर हो सकता है। बाकी जो गर्मी की लपेट में है जो मैदानी इलाके, इनमें तो ईद पे भी ऐसा ही मौसम दिखाई दे रहा है कि गर्म मौसम ही रहेगा। हम बड़े डेस्परेट हैं सरदार साहब कि आपसे कोई ऐसी खबर निकलवा लें जिससे कुछ हमें रिलीफ मिले, या फिर समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू जिसको कहते हैं। क्या ये बहुत कबल वक्त है आपके लिए हमें बताना कि कब हम मौसम को मुड़ते हुए देखेंगे, कि अब जरा बेहतरी आना शुरू हो जाएगी? कितनी बेसब्री हो रही है, अभी मई है, अभी तो गर्मी शुरू हुई है, अभी तो इसके मजे लें। मॉनसून भी तो जून में आ जाता होता है ना, जुलाई में नहीं, जून के एंडिंग या मिडिल में। वी हैव सीन अर्लियर। चले जी सरदार साहब वैसे बताएं आप, हम आपको जरा तसल्ली दें। सरदार साहब आप बताएं। जी देखिए, जो प्री मानसून बारिशें होती हैं ना, अमूमन 15 जून के बाद या 20 जून के बाद अमूमन हो जाती हैं, एक दो स्पेल हो जाता होता है बाकायदा मानसून शुरू होने से पहले। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि प्री मानसून बारिशें चल रही होती हैं, साथ ही मानसून का ऑनसेट हो जाता है, जैसे पिछले दोनों सालों में ये हुआ है, जून के आखिरी दिनों में शुरू हो गया था। तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि मुझे 15 से 20 जून यानी टू बी ऑनेस्ट के 20 जून के बाद ही कोई प्री मानसून बारिश की तवक्को कर सकते हैं हम एज ऑफ टुडेज कंडीशन। ऐसे लग रहा है हाँ, कुछ बीच में कंडीशंस चेंज हो जाए तो फिर जल्दी भी आ सकते हैं, लेकिन 20 जून से पहले कोई ख़ास नहीं लग रहा। खासकर जो इलाके गर्मी की लपेट में हैं उन इलाकों में बारिश का इम्कान नहीं दिख रहा। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब। और हफ्सा प्लीज तरबूज का जूस पिए हमारी तरफ से। तरबूज खा के वैसे भाई पाकिस्तानियों गर्मी नहीं खत्म होगी, दरख्त लगाने पड़ेंगे, अपनी आदतें तब्दील करनी पड़ेगी, सारा जोर हमारा बस आजकल तरबूज पे चल रहा है। बहुत आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, 90% आपकी जो वाटर इनटेक है वो आपको मिल जाती है। उसके अलावा वो आपको बाकी जो भूख लग सकती है दिन में उससे भी बचा के रखती है, क्योंकि वो काफ़ी फिलिंग होता है तरबूज का जूस।
जूस लाइट भी होता है एंड येट फिलिंग भी होता है, बड़ी अच्छी चीज़ है वैसे। कोई क्रश्ड आइस डाल के ना आप गन्ने का जूस भाई, मतलब लाहौर में तो बहुत ही ज़्यादा, कराची में भी आई एम श्योर, बट यू नो ग्रोइंग अप इन लाहौर, भी तो लोग ग्रोइंग अप इन लाहौर, यस, गन्ने की बहुत जूस की रेडियाँ या दुकानें टाइप होती थी। अब तो बड़े हाइजीनिक स्टॉल्स वगैरह भी आ गए हैं। फालसे का जूस, आलू बुखारे का शरबत। आज मुझे मेरी फैमिली ने बड़ी इंटरेस्टिंग एक भेजा कि चकवाल में सक्सेसफुल एक्सपीरियंस हो गया है ब्लैकबेरी कल्टीवेशन का। तो आपको पता है ब्लैकबेरीज होते तो हैं, मतलब हम उनको जैम्स और ऐसी चीज़ों में तो बहुत खाते हैं, लेकिन एज अ फ्रूट ब्लैकबेरी हमारे यहाँ उस तरह नहीं होता। तो चकवाल में सक्सेसफुली उन्होंने कल्टिवेट किया है और ज़बरदस्त बात है। वी नीड मोर फ्रूट्स। मेरा ख्याल है आप जो वापस जाऊँ ना चकवाल थोड़ी देर, जो प्लॉट है चकवाल पे, उस पे आप ब्लैकबेरी ही कर लेते हैं हम लोग। सो देयर यू गो। अच्छा जी, ये हो गया मौसम का हाल। हमने कहा कि हफ्ते के शुरू में ही आपको बता दें क्या होने वाला है, उसके बाद हम फिर मौसम पे बात नहीं करेंगे, बिकॉज अब क्या बात करनी जब मूड ही नहीं रहा मौसम। यस, अच्छा ईद कब है अब्दुल्ला? एग्जैक्ट डेट्स तो नहीं पता, लेकिन 15-16 15-16 टाइप। आई जस्ट गूगल के एग्जैक्ट डेट्स क्या बन रही है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट अभी कुछ उस तरह से ईद की तैयारी भी शुरू नहीं की है, और जाहिर है अभी मार्केटें भी आप देख रहे हैं, कोई जानवर वगैरह सच नज़र नहीं आ रहा है। जानवर भी तो गर्मी में क्या हाल होगा जानवर का, तो ये भी तो एक बात है। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब्दुल्ला हैज सम न्यूज़। मेरा ख्याल है कि हम ये खबर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बाद में बताएंगे, इस बारे में बात करेंगे। इस वीकेंड पर फुटबॉल की दुनिया में एक वाक़या हुआ और दो जायंट्स जिसे कहते हैं ना अलग हो गए। बेसिकली हम एक ग्राउंड और एक लेजेंडरी प्लेयर की बात कर रहे हैं। टोनी क्रूज रियल मैड्रिड को पहले ही छोड़ चुके हैं, ऐलान कर चुके थे, अब होम ग्राउंड पर भी उनका आखिरी मैच हो गया। बड़े इमोशनल विजुअल्स थे वो, उनके बच्चे छोटे छोटे, मतलब उनके अपने अब्बा के गले लगकर आबदीदा हुए, रोते रहे। सो यस, इट वाज क्वाइट इमोशनल। चैंपियंस लीग का फाइनल भी निपटाएंगे ऑल्दो ये, लेकिन अपने होम ग्राउंड पर ये उनका आखिरी मैच था। और जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले मिडफील्डर हैं क्रूज। 10 साल पहले रियल मैड्रिड में आए थे, 10 साल इनका करियर है रियल मैड्रिड के साथ, और इस दौरान 450 से ज़ायद मैचेस में इन्होंने क्लब की नुमाइंदगी की है। चैंपियंस लीग, ला लीगा समेत 20 ट्रॉफियाँ जितवाई हैं, सैकड़ों मौक़ों पर यादगार इनकी परफॉर्मेंस रही है। तो बेसिकली उन्होंने अब्दुल्ला रिटायरमेंट ले ली, उन्होंने क्लब छोड़ दिया। ये बात भी करेंगे कि चैंपियंस लीग सेमीफाइनल के पहले लेग में बायर्न म्यूनिख के खिलाफ उन्होंने फैसला कुन गोल के लिए अपने फॉरवर्ड को बज़ाहिर इम्पॉसिबल नज़र आने वाला पास देना दिया था, और बरसों तक उसे याद रखा जाएगा। और रियल के खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और फैंस के लिए सर्टनली क्रूज का होम ग्राउंड पर ये मैच बहुत ही इमोशनल मौका था। लुक एट दैट, यस। ओके, नाइस। और इसके लिए मैच के 85वें मिनट में जब क्रूज को आखिरी दफ़ा रिप्लेस किया गया, बाहर बुलाया गया, तो बड़े जज्बाती मनाजिर भी देखने को मिले। साथी खिलाड़ी, हज़ारों फैंस, क्रूज के बच्चे भी इस मौके पर मौजूद थे, और इन्होंने एक लैप ऑफ ऑनर भी होता है वो भी लिया। और या एक और बात बड़ी नोटेबल है हुमा कि इनके ना किसी से ताल्लुकात ख़राब थे, ना इनकी परफॉर्मेंस का मसला था। उम्र भी he's just 34, रिटायर्ड एट 34, मतलब रिटायर्ड फ्रॉम द गेम एट 34। अभी आगे तो इनकी काफ़ी ज़िंदगी में मतलब बहुत कुछ ही होगा, बट डेफिनेटली एन इमोशनल सीन एज यू कैन से। इस चीज़ को देख के ना उरूज पर गेम छोड़ना, ये बात मैं इसको लेके आना चाहती हूँ ज़रा हमारे स्पोर्ट्स में। और हमारा टॉप स्पोर्ट क्या है? क्रिकेट। तो हम क्रिकेट में हमने कभी इस तरह नहीं देखा कि होम ग्राउंड पे इस तरह रिटायरमेंट अनाउंस हुई हो। और मतलब व्हाई डू वी जस्ट कीप ऑन पुशिंग द एनवेलप इवन व्हेन वी आर पास्ट इट? हमें हमारे यहाँ तो रिटायरमेंट के बाद भी वापस आ जाते हैं, बल्कि रिटायरमेंट के बाद ही वापस आते हैं, वापस आ जाते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर मुहिम चलाते हैं कि इनको तो होना ही चाहिए टीम में, बट यू नो लीडिंग द गेम एट द टॉप ऑफ हिज गेम। बात यह है कि ग्रेस होनी चाहिए। आप कुछ भी ज़िंदगी में काम कर रहे हो ना, उसमें ग्रेस होनी चाहिए। और आई थिंक ब्लेस्ड आर दोज पीपल हु नो व्हेन टू लीव ग्रेसफुली, व्हेन टू डिपार्ट। हमने ऐसे कोई ख़ास एग्जांपल्स देखे नहीं हैं अपनी स्पोर्ट्स हिस्ट्री में, देखे हैं। यू नो रियाल के फैंस के लिए भी बड़ा इमोशनल था ये सारा कुछ देखना। और अभी भी यहाँ पे आपको ये वो जो नज़र आ रहा है कि यू नो एवरीबडी इन द स्टेडियम, everybody in the team, the management, the staff. और मतलब he's literally, there are tears in his eyes, और बच्चों को भी अपने लगा के, मतलब
एक इमोशनल सीन है, लेकिन डेफिनेटली ये भी पता चल रहा है दैट ही मेड द राइट डिसीजन फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली क्लियरली। बच्चे बहुत ज़्यादा, वैसे बच्चे प्यारे बच्चे हैं, कितने छोटे छोटे हैं बच्चे। तो जब बड़े होंगे तो कहेंगे जी हमारे बचपन में हमारे अब्बा हजूर जो थे वो रिटायर हो गए थे, लेकिन फिर इनकी और बड़ी चीज़ें होती हैं। बहुत से यादगार गोल्स और परफॉर्मेंसेस रही हैं, कुछ हमने शॉट्स निकाले हैं, यू नो, जस्ट अ लिटिल ट्रिब्यूट टू द लेजेंड। और इंग्लैंड ने हफ्ते को बर्मिंघम में खेले गए दूसरे G20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान को 23 रन से शिकस्त दे दी। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट, लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं होता हूँ, पता नहीं आप होते हैं कि नहीं होते हैं। चंद दिनों की दूरी पर है वर्ल्ड कप, मगर पाकिस्तान टीम आज भी उन्हीं मसाइल से दो चार जो गुज़िश्ता वर्ल्ड कप, नहीं ओके, नॉट गुज़िश्ता वर्ल्ड कप, उससे भी पहले जो चल रहे हैं हमारे टूर्नामेंट्स और वर्ल्ड कप, वही इश्यूज हैं। हमारी जी कौमी टीम जो है वो अब तक विकेट टेकर स्पिनर की तलाश में है, मगर नाकाम है। और आज आकर शादाब खान रह गए हैं, जिनकी फॉर्म वापस नहीं आ रही, पता नहीं उधर क्या हो गया है। इंग्लैंड के खिलाफ वो महंगे तरीन बॉलर साबित हुए, दिए उन्होंने 4 ओवर्स में जी, माशाल्लाह, और कोई विकेट भी नहीं ली। बाबर आजम कहते हैं कि बॉलिंग अच्छी थी मगर बैटिंग ठीक नहीं हुई, मतलब डिसाइड कर लें कि क्या खराब है। उधर पाकिस्तान टीम की अच्छे ओपनर की तलाश भी ख़त्म होकर नहीं दे रही है। साइम अयूब को कोई 20 से ज़्यादा मौके दिए जा चुके हैं, उन्होंने अब तक कोई परफॉर्म नहीं किया। 7 गेंदों पर महज 2 रन बनाए। परफॉर्मेंस बता रही है कि अब तक वो खुद को इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार ही नहीं, लेट्स बी ऑनेस्ट, नहीं तैयार कर पाया। एक और मुश्किल जिससे टीम की जान नहीं छूट रही है कि अगर रिजवान और बाबर ना चलें तो पूरी टीम माशाल्लाह लमलेट हो जाती है। आप लमलेट समझती हैं, एक होता है ऑमलेट, एक होता है लमलेट। सो लमलेट ही हुए, और बिल्कुल यही देखने को मिला। सैटरडे को भी कोई एक ऐसा बैटर दिखाई नहीं दिया जो जिम्मेदारी कबूल करते हुए हालात को अपने हक में मोड़ सके। कोई किसी में कोई ऐसी अहलियत, मतलब अच्छा, शादाब माशाल्लाह अपने आप को, अब चलें उनकी बॉलिंग की फॉर्म नहीं वापस आ रही, वो अपने आप को बैटिंग में भी कुछ डेवलप नहीं कर सके। क्या हो मतलब we had players in the past जो कि अपने आप ऑलराउंडर होते थे, लेकिन they used to perform well in batting। तो इसी तरह जी अब तक पाकिस्तान टीम को कोई काबिल भरोसा पावर हिटर, मैच फिनिशर भी नहीं मिल सका। आजम खान बस चल गया तो चल गया, वरना कोई खास नहीं। और इफ्तिखार भी माशाल्लाह, when was the last time he actually made us win a match? PSL पता नहीं, पिछले वर्ल्ड कप वाले मसाइल ही हैं। इट लुक्स लाइक एक्शन रीप्ले। और कप्तान पे सर्टनली, कप्तान की कप्तानी एक ही है, बस मैंने 5 बॉलरों के साथ जाना है, बस वही चल रहा है। अब वेस्ट इंडीज़ की आगे पिचें हैं, लेट्स सी क्या होता है। बाज़ लोग ऐसे हैं जो मौजूद हैं, लेकिन शायद लगता है कि वो बाबर के प्लान में नहीं है। सो ये हम सब बातें करेंगे। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड आपको हम साउंड कर रहे होंगे, क्योंकि हम फ्रस्ट्रेटेड हैं। अच्छा, हम और भी फ्रस्ट्रेट करते हैं ना, वेट करो, हमारे पास गेस्ट भी है। सिकंदर बख्त हमारे साथ है, अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। सिकंदर, ये क्या था जो हमने सैटरडे को मैच देखा? प्लीज़ एक्सप्लेन टू अस व्हाट हैपेंड ओवर देयर। और भी बड़े सवाल हैं, जैसे शादाब को किस बिना पे ऊपर खिलाया जा रहा है, बहुत से सवाल हैं। पहले तो बता दें, ये मैच से आपको क्या फीलिंग्स हुई? पहले तो थोड़ा मैं आपका मूड सही करूँ। ओके, आप प्रोग्राम शुरू होते आपने फलों की बात की, मगर आपने मेरे फेवरेट फल की बात की, और वो मेरे पास है इस वक्त। देखें, ये है, क्या है ये? फालसे। हमने किया फालसे का, हमने जिक्र किया था। शरबत की बात की थी, शुरू में फल की बात नहीं की थी। हाँ, you're right। ओके ठीक है। वैसे आ गए आपने इनको वो टक 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 करके नमक लगा के थोड़ा सा नरम किया। मैं तो इस तरह खाता हूँ, जबरदस्त। फालसे से, मैं तो इस गर्मी में फालसों से मजेदार चीज कोई नहीं है। और अभी खट्टे आ रहे हैं या मीठे आ गए हैं? तो क्या हम सिकंदर, हम अपनी टीम को इंग्लैंड में फालसे भेजें? क्या करें? फालसों से इनका काम नहीं चलेगा, इनको अकल भेजनी पड़ेगी। मैं आपके हर प्रोग्राम में क्या कहता रहा हूँ कि भाई मिडिल ऑर्डर को प्रैक्टिस कराओ, मिडिल ऑर्डर को प्रैक्टिस कराओ। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने उसकी क्लिप भी चलाई थी उस दिन हम मैच हारे थे, कि मैंने क्या कहा था कि ऐसा लगता है ये टीम जो है 3 खिलाड़ियों के लिए बनी गई है। वो है बाबर आजम, बैटिंग, हमारी टीम की जो बैटिंग है, बाबर आजम, रिजवान और फखर। हमने हर मैच 8 मैच खेले, ये 9th मैच था वर्ल्ड कप से पहले की तैयारी। भाई आपने किसी को प्रैक्टिस नहीं कराई। कल फिर आपने इफ्तिखार को नीचे कर दिया। आप अभी शादाब की बात कर रहे थे, मैं हमेशा प्रोग्रामों में कहता हूं कि उन्हें गलत फहमी है कि वो बहुत बड़े प्लेयर हैं। वो टुल्लेबाज है, आया टुल्ला मारा, लग गई तो बस ठीक है, नहीं लगी तो कुछ भी नहीं।
ऐसे प्लेयरों को नीचे आना चाहिए जो प्रॉपर बैट्समैन। मैं तो इस बात पे मेरा कई दफा दिल करता है, मतलब मैं परेशान हो जाता हूँ कि यार ये कैसे क्रिकेटर्स हैं जो हमारी क्रिकेट टीम के साथ हैं। मैं देखें क्रिकेट बोर्ड को नहीं ब्लेम करूंगा, क्रिकेट बोर्ड में कोई क्रिकेट नहीं खेला हुआ। हाँ गैराज में खेली होगी, स्कूल में खेली होगी, मगर कोई प्रॉपर क्रिकेट किसी ने नहीं खेली। मगर जो लड़के हैं उन्होंने अपने साथ रखे हैं, मैं उनकी अकल को दाद देता हूँ। उसमें यूसुफ हैं, रज़ाक हैं, वहाब रियाज हैं, असद शफीक हैं, अजहर महमूद हैं, और अब तो गेरी कर्स्टन आ गए हैं कि भाइयों के नीचे के इफ्तिखार इज अ बैट्समैन। आपने उसको फिर नीचे कर दिया। आपने उससे पहले आजम को भेज दिया। देखिए आजम जो है वो जिस हिसाब से खेलता है, ज्यादा ओवर उसको नजर आए तो वो घबरा जाता है। कल वो घबराया हुआ था, नहीं लग रहा था कि उसके बल्ले पे उसने 2 बहुत ही खूबसूरत शॉट्स खेले फास्ट बॉलर पे, मगर उसके बाद वो नहीं कर सका। आप इनको नीचे रखें, खुदा के वास्ते मैं इनके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, इफ्तिखार को ऊपर करो। वो तो उन्हीं के गिराई है, पता नहीं उसके साथ क्या उनकी सोतेलापन है उसके साथ कि उसको मोहम्मद। अच्छा सिकंदर, आप कह रहे हैं कि जी यहाँ क्रिकेटर्स नहीं है हु आर डूइंग ऑल द सिलेक्शन और किसको ऊपर आना है किसको नहीं जाना। मुझे नहीं हुमा, वो तो क्रिकेटर्स हैं, उन पे मुझे हैरत हो रही है कि वो कैसे क्रिकेटर हैं। हम जियो पे बैठ के उनको बता रहे हैं कि भाई प्रैक्टिस करो अपने मिडिल ऑर्डर को, मगर बाबर आजम जो है अपनी जगह से हटते ही नहीं है। भाई आप हट जाए नीचे थोड़ी देर के लिए। अच्छा, इट इज रादर टू बी ऑनेस्ट थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हम आपकी महसूस कर सकते हैं। आप बताइएगा भट्टी साहब के, डू यू थिंक हम सेम पैटर्न देख रहे हैं, हम सेम गलतियां देख रहे हैं, हम वही सोच भी अब वो ग्राउंड में नजर आ जाती है कि किस सोच के साथ हमारे कप्तान जो हैं वो उतर रहे हैं मैदान में और उतरते रहे हैं, और उनके नताइज भी हमने देखे हैं, अब भी हम देख रहे हैं। सो देयर इज नो चेंज, देयर इज नो thinking out of the box, there's no taking a chance, there's nothing there, there's no surprise। देखें बिल्कुल अब्दुल्ला और हुमा आप सही कह रहे हैं कि असल मसला जो है वो इफ्तिखार अहमद को ऊपर भेजने का नहीं है। इफ्तिखार अहमद जहां भी आप भेज दें वो 20 रन बना रहे हैं, वो 22 रन बना रहे हैं। असल मसला पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी का है। अगर आप इस पहले मैच को देख लें, इमाद वसीम ने पहला ओवर अच्छा खासा कराया जिसमें जॉस बटलर काफी मुश्किल में थे, लेकिन कप्तान ने अगले ओवर में फिर इमाद वसीम को हटा दिया, उनको दूसरा ओवर नहीं दिया, उस एंड पे किसी और को लेकर आ गए। ये जो आप आउट ऑफ द बॉक्स की बात कर रहे हैं यही होना चाहिए था। जब आपके मेन बॉलर्स पर जॉस बटलर ने अटैक किया तो आपके पास साइम अय्यूब मौजूद थे, आपके पास इफ्तिखार मौजूद थे। आप एक एक ओवर देकर तो देखते, लेकिन कप्तान ने उन्हीं 5 बॉलर्स पर रिलाय किया। फाइनली एक बॉलर पे 55 रन बने और हमारे खिलाफ 183 रन बन गए। देखिए मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका। दूसरी तरफ आपने देखा है कि बटलर ने मोइन अली से अटैक करवाए, 2 आउट तो उधर ही हो गए। जी, आदिल रशीद ने पाकिस्तानी बैट्समैनों को मारने नहीं दिया। हमारे स्पिनर्स, हम कहते हैं कि जी हमारी इतनी बड़ी स्पिनर्स की लेगेसी रही है, लेकिन एक और जो मसला हमारा अब्दुल्ला और हुमा, हम लोग दुनिया की बड़ी टीमों के खिलाफ 160 रन बनाकर मैच नहीं जीत सकते। हमारे 6 बैट्समैन परसों वाले मैच में वो डबल फिगर्स में ही दाखिल नहीं हो सके। तो मेरा ख्याल में अब वापस हमें ड्राइंग बोर्ड पर जाना पड़ेगा। अब हमें, मेरी जाती राय है, हो सकता है कि सिक्कू भाई इस वक्त फालसे खा रहे हैं, उनका दांत भी खट्टे हो गए होंगे, वो मुख्तलिफ सोच रहे हो। अबरार इनके वर्ल्ड कप के प्लान में आपको कहीं नजर आते हैं? देखिए जब आपने 15 प्लेयर्स में उनको रखा है तो खिलाने वाले प्लान को मौका देना चाहिए। बिल्कुल खिलाने वाले प्लान में अभी तक नजर नहीं आ रहे। अब मजबूरी है उनके पास कि शादाब मुसलसल फिट रहे ना बैटिंग में। अच्छा, शादाब को ऑलराउंडर बनाने की कोशिश की जा रही है, जबरदस्ती ऑलराउंडर नहीं बनते भाई। अबरार आपके पास पीछे बैठा हुआ है, या तो आप साइम अय्यूब को ड्रॉप करके अबरार को ले आए, एक बैट्समैन आप कम कर दें, या आप साइम अय्यूब को भी अगर रखना चाहते हैं तो साइम और इफ्तिखार से 2-2 ओवर करवाएं, नीचे किसी एक मजीद बैट्समैन को बढ़ा दें। आपके पास उस्मान खान बाहर बैठा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में अब आपको प्रॉपर 5 बॉलरों और 6 बैट्समैनों के साथ जाना पड़ेगा। अदरवाइज वर्ल्ड कप में भी फिर हमें इस टीम के साथ कोई बहुत अच्छी उम्मीद। हाँ, क्योंकि मुझे ये लग रहा था, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि अबरार अब भी शायद कप्तान के प्लान में ना हो इस सारी सूरत हाल के बावजूद भी। व्हाट डू यू से सिकू?
ये देखो, पहले जो मैंने जो पहले बात की वो बैटिंग के ऊपर बात की, ठीक है ना, कि बैटिंग में हमने क्या गलतियां की, राइट। अब जो भट्टी साहब कह रहे हैं मैं उनसे टोटली एग्री करता हूँ कि बाबर को, मैं तो कब से कह रहा हूँ, ये लोग सब मेरा प्रोग्राम आप लोग भी साथ, आप लोगों के साथ करता हूँ कि कप्तान ही क्या उसका मुझे समझ में नहीं आता। जो अभी भट्टी साहब ने बात की, उनके पास साइम भी था बॉल कराने के लिए, इफ्तिखार भी था, बाहर वो इब्रार बैठा हुआ है, उसको 8 मैच, 9th मैच हो गया और 2 बारिश के नजर हो गए तो 11 मैच, 2 तो खैर बारिश के नजर हो गए। इब्रार को सिर्फ 8 ओवर करवाएं, क्या वजह है? क्या उसको ले जाने की क्या वजह है? अगर वो अच्छा नहीं था तो लेकर ही नहीं जाते, अगर वो लेकर गए तो उसको खिलाकर तो देख लो। बाबर के ये जो एक साइकी है कि जी शाहीन ने चाहे कुछ हो जाए 4 ही ओवर करने हैं, उसने भी 4 करने, बाकी कोई अच्छा बॉल करे ना करे। उन्होंने 6 बॉलरों से बॉल किए इंग्लैंड वालों ने, इन्होंने सिर्फ 5 से किए, वो जो फिक्स बॉलर्स हैं उसके अलावा वो 19-20 नहीं होते। दूसरे जो वहां पर क्रिकेटर्स मौजूद हैं वो क्या उनको बताते नहीं? भाई कोई तो बताए, एक हाई परफॉर्मेंस का कोच है, हाई परफॉर्मेंस कोच एक है, कोई नई एक पोस्ट निकाली गई है। अब तो डेटा एनालिस्ट भी हैं, तो डेटा एनालिस्ट भी निकाल के बता सकते हैं कि भाई शाहीन बस शुरू में विकेट लेता है, आप उसके ओवर शुरू में ही सारे करा लें, आखिर तक ना बचाएं, ये सारा कुछ भी तो बताने के लिए प्रॉपर लोग मौजूद हैं। नहीं, मैंने अच्छा कि आपने डेटा स्पेशलिस्ट को याद दिला दिया, भट्टी साहब के मुंह पे मुस्कुराहट आ गई, मुस्कुरा रहे हैं। मैंने आप ही के प्रोग्राम में एक दिन बैठ के देखा था, भट्टी साहब थे और हमारे एक नए सेलेक्टर हैं जो सिविलियन है, नॉट क्रिकेटर, इज अ सिविलियन सेलेक्टर। उन्होंने कहा था कि मेरे पास ऐसा डेटा है कि मैं विराट कोहली को रन ना करने दूं, कोई भी प्लेयर मेरे सामने रन नहीं कर सकता, मैं ऐसा डेटा बना के दूं। तो भाई उनको टीम के साथ भेज देना, वो सबको बताएं। मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, मैंने आप ही के प्रोग्राम में देखा है, मैं वो ढूंढ के क्लिप निकालूंगा और मैं चलाऊंगा कि भाई इतना बड़ा जो डेटा स्पेशलिस्ट हमारे पास है, आप ही के प्रोग्राम में उसने बात की, तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं हम उनको भेजते हैं? जी भट्टी साहब जी भट्टी साहब, अब ऑब्वियसली पोस्टमार्टम चाहें तो हम 2 दिन लगा सकते हैं इसमें, लेकिन कल एक और मैच है, अब हमारे पास 2 मैचेस रह गए हैं और उसके बाद तो वर्ल्ड कप आ गया। ये think हमें अबरार और उस्मान को अब लाना चाहिए, अब जाहिर है एटलीस्ट मैच प्रैक्टिस तो मिले। अभी भी ना लाए तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? बिल्कुल, देखिए अब साइम अय्यूब पर इतना प्रेशर बिल्ड हो गया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में एक नौजवान जो 9 मैचों में नाकाम रहा है, जो पिछले हमने न्यूजीलैंड से लेके अब तक इंग्लैंड तक खेले, तो मेरे ख्याल में अब साइम को खिलाकर उसको मजीद मुश्किल में डालना है। तो साइम को हमें अब आराम देकर या तो उस्मान और रिजवान से ओपन करवाएं, या फिर आप पुरानी जहां जब पाकिस्तान की टीम जीत रही थी बाबर और रिजवान ओपन कर रहे थे, मेरा ख्याल उसी कॉम्बिनेशन पर आ जाए। फिर हमें अब शादाब खान को भी थोड़ा आराम देने की जरूरत है, उनको भी कॉन्फिडेंस उनका बहाल होने दे, यहाँ पर अबरार को लेकर आ जाए। लेकिन जो सिक्कू भाई बात कर रहे हैं वो बिलाल साहब जो इस वक्त नेशनल सेलेक्टर भी हैं, उन्होंने बिल्कुल ये कहा था कि उनके पास प्लान है कि बैट्समैनों को किस तरह आउट किया जाता है, लेकिन वो प्लान अभी तक हमें। अच्छा, वैसे भट्टी साहब क्विकली, और सिकू इफ यू वांट टू ऐड ऑन दैट क्विकली, आप हम बाकी स्पिनर्स देखें, इंग्लिस्तान के 2 और हमारे इमाद, एवरीबडी डिड वेल एक्सेप्ट फॉर शादाब। सो शादाब भी स्पिनिंग कराने की कोशिश कर रहे थे, मतलब उनके क्या मसाइल हैं जो उनको 55 रन पड़ गए, बाकी सब ठीक ही रहे? ये देखो, होता है अब्दुल्ला, क्रिकेट के अंदर ये होता है। आप शादाब हैज बीन बॉलिंग वेल, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, फील्डर बहुत जबरदस्त है, सही है, मगर कभी वक्त आता है कि जब आपसे बॉलिंग नहीं होती तो आप उसको फिर जबरदस्ती ना कराएं ना, पुश नहीं करें। ठीक है, आपसे बॉलिंग आप जबरदस्ती ना करें, हम दूसरे को ट्राई करने, उसमें कोई ऐसा नहीं है। क्रिकेट खेल ही बहुत खतरनाक है, इसमें मैंने बड़े बड़े खुदा की कसम लड़कों को आंसुओं से रोते, मैं नाम नहीं लूंगा, आंसुओं से रोते देखा है। गेम है और बड़ा बेरहम है क्रिकेट का खेल, टू बी ऑनेस्ट। एब्सोल्युटली, क्योंकि जितने हम यहाँ डिस्कशन करते हैं, एडवाइजरी करते हैं, उसके बाद भी वो एडवाइस लेते हुए भी अगर आगे कोई रिजल्ट्स ना हो तो क्या किया जा सकता है? भट्टी साहब, कल के लिए कोई एनी चेंजेस दैट यू फोरसी, या फिर करके देख लो, अब कल सेकंड लास्ट होगा, फिर एक और मैच होगा, फिर वर्ल्ड कप? देखिए, चेंज तो एक तो साइम को बिठाना पड़ेगा और शादाब को बिठाना पड़ेगा। अबरार को आप खिलाकर ट्राई तो करें, वर्ल्ड कप से पहले उसको भी कॉन्फिडेंस देना, क्योंकि शादाब भी इस वक्त अच्छी फॉर्म में नहीं है। नो डाउट माजी में शादाब परफॉर्म करता रहा है। फिर अगर आप आजम खान को देख लें, सिक्कू भाई क्रिकेटर हैं, ये बेहतर डिस्क्राइब करेंगे कि उनको जो अपोनेंट्स है आजम खान को शॉर्ट पिच गेंदों पर परेशान कर रहे हैं, और जितनी उनकी हैवी बॉडी है
वो शॉर्ट पिच गेंदों पर गेंद तक पहुंच नहीं सकते और उनका स्ट्रोक ही पूरा नहीं होता और वो आउट हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में उस्मान खान को मिडिल ऑर्डर में लेकर भट्टी साहब, मुझे लग रहा है कि आजम खान इस लेवल पे अभी उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए। राइट अच्छा जी, थैंक यू सो मच भट्टी साहब एंड सिकंदर। साथ हम ये भी याद दिला दें, जो हम कह रहे हैं ना, ट्राई कर लें अगले 2 मैचेस में, बिकॉज हमारे पास वार्म अप मैचेस नहीं है। सो व्हेन वी एंटर द वर्ल्ड कप वी आर बीइंग थ्रोन इनटू द डीप एंड। कोई वार्म अप बीच वगैरह में नहीं होगा, यही है मैचेस। अच्छा जी, बड़ा ही अजीबो-गरीब क्या हमारे यहाँ तो ये होता रहता है, लेकिन जब होता है हमें फिर से वही फीलिंग होती है। सरगोदा में तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाते हुए मुश्तअल हजूम ने एक घर पर हमले की कोशिश की। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए अहले खाना को घरों से निकाल कर महफूज मुकाम पर पहुँचा दिया है। मुश्तअल अफराद जिनकी तादाद सुने 500 के लगभग थी। पुलिस पर पथराव भी किया, जिससे पुलिस के बाज़ एहलकार और अफसरान जख्मी भी हुए। पुलिस ने हंगामा आराई और तोड़ फोड़ के इल्ज़ाम में 44 नामजद और 500 नामालूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक तो सबसे पहले कि पुलिस को हम शाबाश देंगे इस पे, क्योंकि ये सिचुएशन बैड से वर्स और वर्स से बदतरीन हो सकती थी। और ये वर्स से बदतरीन इसलिए भी हो रही है, मैं जल्दी से बता दूं, हम वैसे बात भी करेंगे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से, लेकिन इस हजूम में औरतें भी शामिल थीं। तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में एक शख्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया गया है। ज़िला भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। गिरजाघरों के बाहर मुजाहिद कॉलोनी में जगह जगह पुलिस एहलकार तैनात हैं। इससे पहले अगस्त 2023 में जड़ावाला में तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में कई घरों को आग लगा दी गई थी। मतलब ये वाक़यात हमारी मेमोरी में फ्रेश हैं। हम क्या करें भाई, मतलब हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं, हम कैसे अंडरस्टैंड कराएं लोगों को कि हमारे यहाँ हिंदू, क्रिश्चियन और दीगर माइनॉरिटीज़ हमारे साथ हमारे बराबर के पाकिस्तानी हैं। और कोई तौहीन करके मतलब नहीं अपनी जान को डाले, गले में ये फंदा डालेगा कि आके मुझे लोग मार। Why would anybody do that? मलिक असगर हमारे साथ ही मौजूद हैं। मलिक असगर, पुलिस तक कैसे इत्तला पहुंची, कब हुआ, क्या हुआ एग्जैक्टली? ये अफसोसनाक वाकया सरगोदा का इलाका गुंजान आबाद इलाका है, मुजाहिद कॉलोनी, वहाँ पर पेश आया था और ये सुबह के वक्त पेश आया था। अगर मैं इस इलाके के बारे में आपको बताऊं तो मुजाहिद कॉलोनी और उसके गिरदोनवाह के जितने इलाके हैं, वहाँ पर मुस्लिम के साथ साथ जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनकी भी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर रिहाइश पजीर है। और ये क़याम पाकिस्तान के बाद से यहाँ पर लोग रिहाइश पजीर हैं। और ये जो जिस घर पर ये वाक़या पेश आया है, इस घर के बारे में भी यही बताया गया है कि ये गुज़िश्ता 40 साल से यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। सुबह के वक्त जब ये वाक़या पेश आया तो फौरी तौर पर पुलिस को इतला की गई, 15 पे भी इतला हुई, इलाके के लोगों ने अपने तौर पर भी अपने पुलिस को इतला की। पुलिस सुनने में यही आ रहा है कि जब उन लोगों को उनके घरों से पुलिस ने बचा भी रहे थे, निकाल भी रहे थे, तो तब भी इतने डंडे पड़े उनको, इतना मारा उस हजूम ने। ये बताएं कि जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया, किसी को मारने की ऑब्वियसली कोशिश ही कर रहे थे, पुलिस ना आती तो वो मार ही देते पूरी फैमिली को, तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की पुलिस ने? जी, वक़ूए के बाद यहाँ पर खासा इश्तियाल देखने में आया, लोग खासे मुश्तिल थे, लोगों ने यहाँ पर तोड़ फोड़ भी की, यहाँ पर कुछ जगहों को आग लगाने की कोशिश भी की, यहाँ पर उनके पास पुलिस को यहाँ पर आंसू गैस के शेल भी इस्तेमाल करना पड़े। बाद में पुलिस की तरफ से जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत इन अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज किया गया। इसमें तकरीबन 44 नामजद मुलज़म हैं, जिसमें 500 के करीब नामालूम मुलज़म हैं और 40 के करीब ख़वातीन मुलज़म भी है। अब तक पुलिस ज़राए का यही कहना है कि 35 से ज़ायद अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है और शफाफ तरीके से वाक़े की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जबकि जिस शख्स पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा है, उस शख्स के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसके लिए भी खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है, जो तमाम हालात व वाक़यात की तहकीकात में मसरूफ़ है। अच्छा, अब इस तरह के वाक़यात के बाद आमतौर पर मामला ख़त्म नहीं होता। पुलिस किसी को बचा भी ले तो कम से कम मुआफ़ी की डिमांड ज़रूर की जाती है, इलाके के बासर लोग दरमियान में आते हैं, तो क्या ऐसा ही हो रहा है यहाँ भी? इससे कबल भी इस नौइयत के वाक़यात हुए हैं, लेकिन देखा यही गया है कि कुछ शरपसंद अनासर मनसूबा बंदी के तहत उनकी कोशिश यही होती है कि इस तमाम हालात से फ़ायदा उठाया जाए
और जो है ये लोगों को आपस में लड़वाया जाए। यहाँ पर भी यही चीज़ देखने में आई है कि हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी कि असल हक़ाइक़ का पता चलाने की बजाय आपस में जिस कदर हो सके लड़ाई झगड़े को फ़रोग़ दिया जाए। लेकिन मैं अमन कमेटी के मेंबरान को, इलाके के उलमा इकराम को, मसीही रहनुमाओं को, सिविल सोसाइटी को भी खराज तहसीन पेश करूँगा जिन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया। यहाँ पर IG पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर खुद यहाँ पर आए। इस हवाले से अमन कमेटी के जितने अरकान थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने कोशिश की कि बाहमी इत्तफाक भाईचारे से इसको फ़रोग़ दिया जाए। इलाके में अगरचे कशीदगी मौजूद है लेकिन हालात नॉर्मल हैं और उलमा इकराम की बड़ी भारी ज़िम्मेदारी है, वो मौके पर भी मौजूद हैं और उनकी हर मुमकिन कोशिश है कि भाईचारे की फ़रोग़ को फ़रोग़ दें ताकि आइंदा इस किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। थैंक यू। तो बनता है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मालिक असगर। बहुत कुछ कह सकते हैं हम इस पे, ख़ासतौर पे उन ख़वातीन को, मतलब कोई अपने आदमियों को कोई मत दे कि मतलब ना जाओ, क्या कर रहे हो, खुद मेरा ख्याल है कि हम कुछ नहीं कहेंगे। हुमा, आपको पता है इन मामलात में कुछ भी नहीं कहना चाहिए, फिर क्या कह सकते हैं। और हम पासपोर्ट वाले इशू पे आज दोबारा से बात करेंगे जिस सिलसिले में वज़ीर दाखिला ने एक कमेटी भी तश्कील दी कि कुछ तजावीज़ दे कि किस तरह से ख़वातीन को इसमें सहूलत दी जा सकती है। और हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है। एक और केस का मुझे मालूम हुआ जिसमें जब लिटिगेशन में था मियाँ बीवी का मामला, तो बाप ने अकेले जाके, चूँकि उसके ख़िलाफ़ फैसला आ रहा था, बच्चे का नादरा में नाम चेंज करा दिया। सो तमाम जजमेंट्स इनफेक्टिव हो गई। मतलब सो नादरा से जब ये उस वक्त इंक्वायर किया गया कि अगर मैं आती तो आप करते, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो ये बाप का ही प्रोगेटिव समझते हैं, तो माँ जिसके बतन से वो बच्चा पैदा हुआ है उसका नहीं है प्रोगेटिव। सो उसके बाद फिर कोर्ट में केस चला। इधर हो क्या रहा है, खैर पूरी डिटेल आपको देना चाहेंगे क्योंकि वी आर होपिंग कि जितना प्रेशर इस वक्त है और जितने केसेस जब से हमने बात किया और भी केसेस सामने आ रहे हैं, सम चेंजेस विल बी मेड। उस दिन हमारे साथ डीजी पासपोर्ट काजी साहब थे। वो जो मौजूदा कवानीन है, जाहिर है उसकी रोशनी में जो कर सकते हैं वही कर रहे हैं। अब कवानीन में तब्दीली करनी पड़ेगी, द रूल्स वुड हैव टू बी चेंज्ड। उसके लिए अब सजेशंस भी आ रही हैं, कुछ तरमीम आप लोगों की तरफ से भी क्या किया जा सकता है वो भी सोशल मीडिया पे आप भरपूर अंदाज में लिख रहे हैं ना। मतलब अपना एक गुबार तो नहीं निकालना, बट थिंग्स नीड टू चेंज हियर। शादीशुदा खवातीन के लिए पासपोर्ट पर वालिद के नाम की जगह शौहर का नाम लाजमी लिखवाने की लाजमी शिक पर खवातीन को पासपोर्ट बनवाने में मुश्किलात का सामना रहता है और इसी तरह मुलाजमत के लिए भी मसाइल दरपेश रहते हैं। सवाल ये है कि जब शनाख्ती कार्ड पर शौहर का नाम लिखवाना ज़रूरी नहीं तो ये शर्त पासपोर्ट के लिए क्यों? यही तो बड़ा बेसिक सवाल है जो हम भी उठा रहे हैं। चंद दिन पहले एक खातून ने हमारे ही प्रोग्राम में इस मसले को उठाया था, थोड़ा सा क्लिप उसका आपको दिखाना चाहते हैं। नादरा की पॉलिसी जो है और पासपोर्ट की पॉलिसी है उसमें डिस्क्रिमिनेशन है, बेसिकली उसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है। सेकंड कॉलम है CNIC का, वहाँ पे ऑप्शन था कि आई कुड रिटेन माय फादर्स नेम, राइट। तो मैंने अपने फादर का नाम ही रखा, बेसिकली डॉटर ऑफ रादर देन वाइफ ऑफ। जब मैं नॉर्मल रूटीन में अपना पासपोर्ट बनाने गई तो मुझे ये बताया गया कि सिस्टम के थ्रू उन्होंने मुझे कहा कि ये जो फ़र्द हैं ये कौन है। तो मैंने कहा ये मेरे हस्बैंड हैं, क्योंकि उनकी सिस्टम में शो हो गया। तो उन्होंने कहा तो ये तो नहीं हो सकता, आप पहले जाएं वापस अपना CNIC नया बनाएं और उसके बाद फिर आप अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। डीजी पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी ने हमारे ही शो में आए वजाहत दी। उन्होंने कहा बहुत से कानूनी मसाइल हैं जिसकी वजह से हम ये तरमीम चेंजेस खुद से नहीं कर सकते हैं, फिर हम पे भी लोग केसेस करते हैं, फिर बच्चों की स्मगलिंग का इशू भी माजी में बहुत वाज़े रहा है, होता रहा है, उसकी रोकथाम के लिए भी कुछ इक़दाम किए गए थे। सो अगर कुछ करना है तो इस सिलसिले में कवानीन में तरमीम करनी पड़ेगी। इट्स अ लॉ, इट्स अ लॉ एज वेल एज इट्स पॉलिसी। आप देखें, आप चले जाएं रूल 21 ऑफ पाकिस्तान सिटीजनशिप रूल्स 1952, सेक्शन 6C है द पासपोर्ट एक्ट 1974, उसके अलावा रूल 4(1) ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन। ये आप जब बायोलॉजिकली प्रूफ नहीं कर सकते हो तो उसके बाद फिर आपके ऊपर ये भी एलिगेशंस लग सकती हैं कि इसका बायोलॉजिकल रिलेशनशिप क्या है, ये वालदा लेके जा रही है, बिल्कुल ट्रैवल कर सकती है। इसमें एक मॉडिफिकेशन होने की ज़रूरत है जो कि बाकायदा इस रूल में चेंजेस की ज़रूरत है। वो मॉडिफिकेशन जो है उसमें उसके शौहर का नाम भी वालिद के नाम के साथ ऐड होगा, जिसका एक बाकायदा अलग खाना बनेगा। खाने की हेडिंग ये है कि साहब का शौहर, अच्छा साहब का एक्स हस्बैंड, इन केस ऑफ डाइवोर्स
और उसके बाद काजी साहब ने कहा कि ये भी शायद काबिल अमल सजेशन नहीं है, प्रॉब्ली बच्चों के पासपोर्ट पे माँ और बाप दोनों का नाम आ जाएगा और औरत के साबिका शोहर के नाम का ज़ाहिर कोई तुक नहीं बनता उसके पासपोर्ट पे साथ चिपके रहने का। और वो भी वैसे भी जिस तरह उसके बाद उसको एक खबर बनाई गई वो उस तरह था नहीं, वो उनकी शायद अपनी राय थी। ऑब्वियसली उसका क्या कह सकते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मसले की संजीदगी को देखते हुए नोटिस लिया और तजावीज़ तैयार करने के लिए कमेटी कायम कर दी है। और ज़राए अब बता रहे हैं कि पासपोर्ट रूल्स में ख़वातीन और बच्चों के हवाले से तरमीम की तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं। तलाक या अलहदगी की सूरत में खातून का पासपोर्ट वालिद के नाम पर बनेगा। माँ बाप की तलाक की सूरत में छोटे बच्चों के पासपोर्ट पर माँ बाप के नाम दर्ज होंगे, यानी दोनों के। पासपोर्ट रूल्स में तरमीम का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी और उम्मीद ऑब्वियसली की जानी चाहिए कि बात महज सिफारिशात तक नहीं रहेगी और इस मसले का एक मुस्तकिल हल जो है वो निकाला जाएगा। बिकॉज बहुत सी खवातीन हैं जो सफ़र कर रही हैं इस एक वजह से। इस पे बात करते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदा खुसूसी एजाज़ सैयद मौजूद हैं। एजाज़, ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे बहुत से ख़वातीन ने अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर किए जब से हमने ये मुद्दा, ये मामला उठाया है। वज़ीर दाखिला ने एक कमेटी बनाई थी, अब क्या पेशरफ्त हो सकी? क्योंकि यूजुअली माजी में हम देखते हैं ना कमेटियाँ बन जाती हैं, कोई काम नहीं करती, लेकिन इट सीम्स लाइक कि कुछ सिफारिशात आ रही हैं इसमें हतमी। अब्दुल्ला और हुमा, बहुत शुक्रिया आपका और आप दोनों को मुबारकबाद कि आपने एक बड़े अहम मामले के ऊपर ना आवाज़ उठाई। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो टेलीविजन चैनल्स हैं या प्रोग्राम्स हैं वो लोगों के जो असल मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते। आपने एक मसले पर तवज्जो दिलाई जिसके बाद इस मामले पर जो बड़ी पेशरफ्त हुई है। बड़ी पेशरफ्त क्या हुई है कि पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डायरेक्टरेट, जिनके डायरेक्टर जनरल आपके मेहमान भी थे और आपने उनसे सवाल जवाब भी किया, इनके इदारे की तरफ से वजारत दाखिला को और वजारत कानून को एक नोट गया है तरामीम के लिए। और तरामीम क्या है? दो बड़ी अहम तरामीम उन तजवीज़ की गई हैं और ज़ाहिर है वजारत दाखिला के जो हुकाम है वो ये बताते हैं कि अभी हम इनके ऊपर गौर करेंगे। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, फ्री कैन है, मिसाल के तौर पे नादरा है, खुद पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डायरेक्टरेट है और बाकी जो इदारे हैं उनसे बातचीत होगी और फिर ये कैबिनेट में जाएंगी और कैबिनेट इसको मंजूरी देगी और कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये पार्लियामेंट में जाके ज़ाहिर पास होंगी। अगर लॉ में अमेंडमेंट करनी है तो पार्लियामेंट में होगी, अगर रूल्स अमेंड करने हैं तो वो फिर वैसे ही नोटिफाई हो जाएंगे। दो तरामीम क्या है? एक तो ये कि जिन ख्वातीन ने डाइवोर्स ले ली है, तलाक ले ली है, या बाज़ केसेस आप दोनों को पता है कि बाज़ केसेस ऐसे होते हैं कि पाकिस्तान की सोसाइटी में जो डाइवोर्स है वो भी एक स्टिग्मा है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो बाज़ ख्वातीन अवॉइड करती हैं कि वो डाइवोर्स लिखें, लेकिन वो अलग होना चाहती हैं, अलहदगी ले लेती हैं और बाज़ मर्द भी अलहदगी ले लेते हैं। ये इट्स टू वे, इट्स नॉट वुमेन फोकस्ड। तो जो ख्वातीन हैं उनको एक ऑप्शन दी गई है कि अगर उन्होंने डाइवोर्स ले ली है या वो अलहदगी इख्तियार कर चुकी हैं तो वो अपने शौहर का नाम या साबका शौहर का नाम अपने पासपोर्ट पर नहीं लिखेंगे। अब इसमें एक और मसला पैदा होता है, वो मसला ये पैदा होता है कि जो माइनर्स हैं, यानी कि माइनर्स का मतलब ये है कि जो बच्चे 17-18 साल तक आपको पता पासपोर्ट नहीं बना सकेंगे या जो उससे भी छोटे होते हैं, जो माइनर्स जो पासपोर्ट नहीं बना सकते, उनका क्या बनेगा? उनके लिए इन्होंने तजवीज दी है कि जो उनका पासपोर्ट होगा उसमें माँ का नाम भी होगा और बाप का नाम भी होगा, जो उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनका नाम होगा। लेकिन खातून वो चीज लेके आगे नहीं जाएगी, क्योंकि अगर उसने रिलेशन खत्म हो गया है, अलहदगी हो गई है, डाइवोर्स हो गई है, तो वो आगे नहीं लेंगे। तो ये तरमीम की गई है और इस पे मैं आपको ये बात बताऊं कि हम बड़ी तनकीद करते हैं सोशल मीडिया पे और बाज़ औक़ात तनकीद जायज़ भी होती है और बाज़ औक़ात मेरे ख्याल में लिमिट्स भी क्रॉस करती है। देखिए, हमें याद रखने की बात क्या है? याद रखने की बात यह है कि लेजिस्लेशन किसका दायरा इख्तियार है? वो पार्लियामेंट का है। और पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन कौन करती है? आमतौर पे पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन करती है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कौन होती है? वजीर गवर्नमेंट होता है। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं हमारे,
वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ एक बात करते हैं, जो अवेलेबल कानून है उनकी जो लिमिट होती है उधर तक बात करने की होती है। तो मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि हमें जो फोकस ज्यादा रखना चाहिए वो लेजिस्लेचर्स की तरफ रखना चाहिए, लेजिस्लेचर की तरफ रखना चाहिए। देखिए कोई भी ओहदेदार जो सरकारी अफसर है उसने तो उसी फ्रेमवर्क में काम करना है, उसी कवानीन में रहकर काम करना है जो ऑलरेडी उसके पास मौजूद है। वो उसको तब्दील करके खुद अपने तय तो कोई फैसला नहीं कर सकता। वो अपने ओपिनियंस वगैरह इन कॉन्वर्सेशन तो वो कर सकते हैं, लेकिन एजाज एक बात बताएं, क्योंकि बात हमारी भी शो पे स्टार्ट इस तरह हुई थी कि जब नादरा में एक शादीशुदा खातून अपने बाप का नाम रख सकती है और शौहर का नहीं, और उसकी शादी ठीक भी चल रही है, उसकी शादी अच्छी चल रही है, वो बिल्कुल खुश हैं, लेकिन उसकी चॉइस है, वो अपने बाप का नाम रिटेन करना चाहती है, फादर डॉटर ऑफ लिखना चाहती है। क्या वो ही रेप्लिकेट हो सकती है चीज पासपोर्ट में कि वो शादीशुदा है लेकिन पासपोर्ट में वो अपने बाप का नाम डालना चाहती है? देखिए ये जो नई तजवीज है उसमें यही कुछ होगा, जो बात आप कह रही है ना, तो वो एग्जैक्टली ऐसे ही होगा जिस तरह आप कह रही हैं। चलिए, लेकिन एक बात जो है ना हमें याद रखने की है, एक बात बड़ी याद रखने की है कि जो पाकिस्तान की जो नेशनल आइडेंटिटी है डोमेस्टिकली, वो नेशनल आईडी कार्ड है, और नेशनल आईडी कार्ड की बुनियाद के ऊपर पासपोर्ट बनता है। ठीक है, अब बहुत सारे पासपोर्ट के इश्यूज आते हैं हम, और आप अक्सर आपको याद हो मैंने एक स्टोरी की थी कि 12,096 पासपोर्ट जो है वो सऊदी अरब में अफगान बाशिंदों को दे दिए गए हैं, या और भी कुछ इस तरह की स्टोरीज हैं जो हम करते रहे। तो वो बेसिकली पासपोर्ट का मसला नहीं होता, वो मसला होता है आईडी कार्ड का, कि आईडी कार्ड गलत बन गया है तो उस गलत आईडी कार्ड की बुनियाद पे पासपोर्ट भी गलत बन गया। लेकिन ये वाला जो केस है जो आप बता रही हैं, ये रूल्स में अमेंडमेंट का केस था और ये लॉज में अमेंडमेंट का केस था। तो मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ कि जो पासपोर्ट डायरेक्टरेट है और ऑफ कोर्स इनके सरबरा मुस्तफा जमाल काजी और इनकी टीम और वजारत दाखिला, इन्होंने बड़ा अच्छा इकदाम किया है कि वो इस सारे मामले को वजारत दाखिला और वजारत कानून मिल के बैठ के गौर कर रही है। और इसमें मेरे ख्याल में उन ख्वातीन को बड़ा क्रेडिट जाता है जिन्होंने ये आवाज उठाई। आपको क्रेडिट जाता है, आप दोनों को क्रेडिट जाता है कि आप नेशनल लेवल का इशू लेके आए, और एट द सेम टाइम ये उन सिविल ब्यूरोक्रेट्स को भी जाता है जिन्होंने आपकी बात सुनी, who are open to ideas and who are there to respond as well. So certainly जहाँ credit due है वो देना चाहिए. So thank you the team passport and obviously the Interior Ministry जो कि इस इशू को take up कर रही है, इसको seriously ले रही है, and yeah let's see कि अब इसमें हतमी तौर पर क्या आरा सामने आती हैं. Thank you. Have a good day sir. आप लोगों के लिए बिकॉज इतना इंटरेस्ट आया है इस बात पे और आप लोगों के मैसेजेस भी आते रहते हैं. वील ऑफ कोर्स फॉलो दिस अप और कीप यू अपडेटेड एज वेल. अच्छा जी, मूविंग ऑन, एक ये बात अब हम कर लेते हैं. भाई पाक इंग्लैंड सीरीज के दूसरे मैच में हमारी टीम की परफॉर्मेंस ने ना सिर्फ जीत का मौका गवाया बल्कि कप्तान बाबर आजम, वैसे माशाल्लाह इनके पास कौन सी कोई, उनके पास एक गाड़ी आ सकती थी. हाँ वैसे गाड़ियों की उन्हें क्या कमी होगी, लेकिन एक पाकिस्तानी भाई इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, पाकिस्तानी फैन ने कहा कि अगर बाबर तो सेंचुरी बनाते हैं ना तो ये कीमती गिफ्ट उन्हें देंगे. T20 में सेंचुरी कीमती गिफ्ट वैसे अपना भी नहीं था, बाप का था, लेकिन सुन ले जरा. जियो न्यूज़ पे ये ऐलान करती हूँ, कल अगर आपने सेंचुरी मारी तो मैं अपने पापा की गाड़ी, अपने पापा की मर्सिडीज की चाबी आपके नाम कर दूंगी. बस जीत जाए बाबर आजम. पाकिस्तान हमारी जान सब आप पे कुर्बान. मैं अपने पापा की गाड़ी, पहले पापा को लाओ ना, पता तो करें कि पापा माने थे इस बात पे कि नहीं, या फिर हम क्यों नहीं जीते फिर, क्योंकि पापा ने गाड़ी नहीं देनी थी. खैर एनीवे, तो हुआ ये था कि ये है नबीहा खान, बर्मिंघम में रहती हैं और खुद मेडिकल की स्टूडेंट हैं, और मैच वाले दिन पापा की मर्सिडीज में ही आई वो. So, पापा की मर्सिडीज की चाबी भी लेकर आई, एजबेस्टन स्टेडियम पहुंच गई थी और पाकिस्तान मैच जीत सका. और पापा पीछे मसल्ले पे थे कि बाबर की सेंचुरी ना हो. कुछ नहीं हुआ, पापा को अपनी गाड़ी, मैं कहती हूँ ये बड़ी विन विन सिचुएशन थी. बच्ची भी मंजरे आम पे आ गई, पापा की गाड़ी भी उन्हीं के पास रही, और मैच को क्या अगली बार जीत जाएंगे भाई. अब इस सिचुएशन पे क्या नबीहा की क्या सिचुएशन हुई होगी, नबीहा के पापा का क्या बना होगा जब वो रिव्यू हुआ था. मतलब पापा ने तो शुक्र ही किया होगा, लेकिन मैच के बाद नबीहा का क्या कहना था ये देख लें.
मैं बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ आई थी। मुझे लगा इतने टाइम बाद मैच हो रहा है। फ़खर ज़मान ने भी कहा था कि अंदाज़ बदल गया, तो मुझे सच में लगा, मैं उनकी बातों में आ गई कि अंदाज़ बदल गया है। और मुझे ये था कि अगर हारे भी तो शायद थोड़ा लड़कर हारे, लेकिन तो बहुत बुरी तरह हारे। बाबर आजम तक इतनी जल्दी बस सबसे ज़्यादा रन तो फ़खर ज़मान ने बनाए। आई एम सॉरी। तो हार जीत लगी रहती है, हार जीत लगी रहती है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट देखिए, हमारी जो टीम है एक ही दिल है, आप कितनी बार तोड़ेंगे? आप मुझे ये बताएं। आप लोग हमेशा पहले तो 10-15 रन से हारते थे, अभी कितने 23-22 पता नहीं कितने, मैं तो काउंट भूल गई, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। बाबर आजम आपसे तो सेंचुरी की उम्मीद थी, और नसीम शाह भी ऐसे कैसे चल सकता है? कि बहुत गलत बात है। बिल्कुल दिल परेशान है, बर्मिंघम वीरान है। ये मुर्तज़ा अली शाह जो है ना हमारे दोस्त, ये बहुत शरीर है वैसे। सो नबिया ने हमें ज्वाइन किया जी। सो नबिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच के लिए आप बड़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैच तो हम नहीं जीत सके, आपके ख्याल में क्यों नहीं मैच जीत सके? हम इतनी कीन ऑब्जर्वर हैं, एक लवर ऑफ द स्पोर्ट हैं, बताएं। देखिए, कमजोरी आई थिंक सबको पता है कि हमारी कमजोरी हमारी बैटिंग साइड में थी। हमारी बॉलिंग तो बहुत स्ट्रांग है, सब कहते हैं, हम जानते हैं, लेकिन सिर्फ बॉलिंग और फील्डिंग से काम नहीं चलता ना। हमारी बैटिंग साइड इतनी कमजोर थी, मतलब फ़खर ज़मान के अलावा किसी और ने हमें फ़खर कराया ही नहीं। तो आई वुड से बैटिंग साइड पे हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। चलें ठीक है, बढ़िया, आपने भी अपना तज्जिया दे दिया। नेक्स्ट टाइम हम सिकंदर और माजिद भट्टी के साथ आपको भी ले लिया करेंगे। बताएं कि ये मैच से पहले आपने बाबर आजम को सेंचुरी बनाने पर मर्सिडीज़ गिफ्ट करने का वादा किया था, पापा की मर्सिडीज़। तो पहले तो ये बता दें, बाबर आजम ही क्यों? कोई और अगर मैच जीत लेता तो भी दे सकती थी क्या? उसके लिए कुछ नहीं था? देखिए, मैं शुरू से बाबर आजम की फैन हूँ। मैं ऑब्वियसली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की फैन हूँ, लेकिन बाबर आजम से मुझे खास उम्मीद है। बाबर आजम हमारी टीम के कप्तान है, तो मर्सिडीज से उन्हीं का हक बनता है ना। अच्छा मेरी बात सुने, अब मर्सिडीज तो आपके अब्बू की है, तो अब्बू को पता है ये सारी कहानी? उनको एहसास हो भी नहीं सकता। पाकिस्तान के लिए 1 या 1000 मर्सिडीज कुर्बान की जा सकती है, तो एक मर्सिडीज की क्या हैसियत है? मैंने अपने पापा को बस बताया कि पापा बाबर आजम को मर्सिडीज देनी है, और मेरे पापा मुझे बिल्कुल मना नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया कि बेटा पाकिस्तान के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। तो उनकी मर्सिडीज अगर करने से बाबर आजम की सेंचुरी हो सकती है तो क्यों नहीं। बाकी मैं तो चाहती हूँ कि मर्सिडीज से ज्यादा बाबर आजम को दो, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो नहीं हो रही थी ना, ये तो बाबर के लिए हो रही थी मर्सिडीज। जी मैच भी तो जिताएंगे ना वो, मतलब मैच जिताएंगे तो बाबर को ही मिलेगी। अच्छा ये बता दें, चले अभी तो 2 मैचेस और हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है, अभी भी हो सकता है। ऑफर कायम है आपकी? बाबर आजम के लिए मर्सिडीज की ऑफर ताउम्र है। मेरे पास जो भी गाड़ी होगी मैं बाबर आजम को देती रहूंगी, अगर वो सेंचुरी करते हैं तो। बस बाबर आजम आपने सेंचुरी करनी है, बाकी मेरे पापा की मर्सिडीज तो जाती ही रहेगी। सेंचुरी करें और मर्सिडीज ले जाएं प्लीज बाबर आजम, बस यही है। ये ऑफर भी नहीं है, ये बाबर आजम के लिए एक तोहफा है मेरी तरफ से। मैं जानती हूँ पूरा पाकिस्तान बाबर आजम को क्या कुछ नहीं देना चाहता है, लेकिन हम दे नहीं पाते। तो हमारा इंटरेस्ट जो है ना वो पीक कर चुका है। अब तो आपको हमें बताना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम जब आप हमारे साथ होंगी। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। के एक तो कौन से मॉडल की गाड़ी है, वी वांट टू नो, ताकि हम ये पता करें कि अगर आ ही गई इधर तो उस पे कस्टम टैक्स क्या लगेगा। और वो कह रही है कि जब भी जीतेंगे तो मेरी ये ऑफर है, अब्बू की ऑफर बेसिकली, पापा की, तो गाड़ी हाजिर है। आई एम सॉरी, शुगली लग रहा है। क्यों कर ही लो भाई, सो हम भी लगा रहे हैं। मतलब वो अच्छी एनिमेटेड सी बच्ची थी, सो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। सो पापा की मर्सिडीज है, इट्स ओके, पापा ने कहा है। देखिए पहले हमने सुना था ना पापा की प्रिंसेस, आज हमने आपको पापा की प्रिंसेस से भी मिलाया, और मर्सिडीज की भी बात हुई, पापा की। यस, मुझे लग रहा था थोड़ी देर बाद पता है मेरे पापा कौन है वाला भी आता है ना। मेरे पापा कौन है बताओ, वैसे बताया ही नहीं कि पापा कौन है। मेरे पापा कौन है भाई, बताना भी आपको ये है कि मौजूदा हुकूमत जब से बनी है तहरीक इंसाफ को वक्तन फ़वक्तन मुज़ाकरात की दावत देती आई है। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी कल वाज़ेह तौर पर कहा कि उनकी जमात PTI से मुज़ाकरात पर तैयार है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल भी कल इसी किस्म की बात करते दिखाई दिए। PTI की क़यादत को मेरा यही मशवरा है कि वो सड़कों को छोड़कर ऐवानों के अंदर आए, ऐवानों में मुस्बत अपोजिशन का किरदार अदा करें और 2029 का इंतज़ार करें। हमारे दरवाजे बामकसद बामानी मुज़ाकरात के लिए तमाम जमातों के लिए हमेशा खुले हैं। हम मुज़ाकरात के हक़ में हैं,
मगर वो ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात देखेंगे कि किससे करनी है। इट इज़ अप टू द PTI कि वो किसके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हम मुज़ाकरात के लिए हाजिर हैं। अच्छा जी, PTI की जानिब से अब तक हुकूमत या हुकूमत की हिमायती जमातों के साथ मुज़ाकरात का कोई इशारा नहीं मिला। इनफैक्ट इमरान खान किसी किस्म की लचक दिखाने को तैयार नहीं है। PTI रहनुमा किसी भी वक्त सड़कों पर आने की धमकियां भी दे रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, एक उनका इशारा चाहिए। पार्टी तैयार है, हमारे ग्रास रूट्स लेवल की तंजीमें हैं, हम में से सारों को ही अरेस्ट कर दें, सारे अरेस्ट हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग तैयार हैं। हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है जी। हमारा क्लियर मौक़िफ़ ये है कि हमारी जो ये डिमांड, ये वज़ीर आज़म साहब के हवाले से बात करते हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब के हवाले से, और हमारी अलायंस का जो सारे का सारा थ्रस्ट है कि हम लोग सिविलियन सुप्रीमेसी चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, और ये एक पैकेज पे सारी चीज़ें डील होंगी जिसके साथ पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की बालादस्ती होगी। हुकूमत मुज़ाकरात की बात तो करती है मगर अमली तौर पर जारहाना भी होती जा रही है। लाहौर पुलिस ने कल शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के 8 मुकदमात में गिरफ्तारी डाली है। पुलिस की खुसूसी टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए अडियाला जेल भी गई। चंद दिन पहले इस्लामाबाद में PTI के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट का अगरचे गैर कानूनी हिस्सा मस्मार किया गया मगर ये एक सख्त पैगाम था। यही नहीं है, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की काबीना ने 3 दिन पहले इमरान खान और PTI के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मज़ीद मुकदमात की मंजूरी भी दी है। सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ है कि रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ मुहिम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अंदर से एक या वो खुद शर्मंगेज़ी बखेरते हैं या वो बाहर किसी को कहलवा के बेचते हैं। और जितनी भी स्टेटमेंट्स निकालें, खुदा न खास्ता पाकिस्तान तब है जब इमरान खान है। आई एम सॉरी, ये किसी भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए सुनना भी मुहाल है। इमरान खान का बयान है कि वो कहते हैं कि 1971 जो है वो वाला पाकिस्तान को दोबारा देखना पड़ सकता है। खुदा न खास्ता वो कहते हैं कि मेरे साथ शेख मुजीब वाला जो है वो सलूक हो रहा है। इस मुल्क के अंदर इश्तियाल अंगेज़ी फैलाना, इस मुल्क के हालात को ख़राब करने की कोशिश करना, इस मुल्क के अंदर इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाना, ये टोटल एजेंडा है इस पार्टी का। इमरान खान ने बंदा पूछे कि पहले कौन से दूध और शहद की नहरें बहा दी थी इस मुल्क के अंदर कि अब वो हुकूमत में नहीं आया, तो वो खुदा न खास्ता बार बार 1971 की एग्जाम्पल देते हैं। इसी पे बात करेंगे कि आगे क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है। तज़कियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ हैं। शामी साहब क्या बात करें, कुछ दिन पहले तक चंद हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं के बयानात में इशारा था कि मुफाहमत की बात हो सकती है, पुरानी बातें भुलाकर आगे बढ़ने का ऑप्शन है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लग भी नहीं रहा कि ऐसा होगा। अब तो तहरीक इंसाफ और हुकूमत एक दूसरे के गिरबान फाड़ने को तैयार नज़र आ रहे हैं। ऐसा मतलब कोई बेहतरी आई नहीं थी, हमें लगा था कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, वरना इतना अचानक क्या हो गया दोबारा से कि वो एक दूसरे के खैर खिलाफ ही हैं हमेशा से। ये बिगाड़ तो अचानक नहीं आया, ये तो कई बरसों से चला आ रहा है। तो बार बार मुफाहमत की कोशिश हुई लेकिन सिरे नहीं चढ़ी। जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी उस वक्त वो अपोजिशन से बात करने को तैयार नहीं थी, और जब तहरीक इंसाफ की अपोजिशन हुकूमत में आई है तो उसके तेवर भी कोई अच्छे नहीं हैं। इसके बावजूद उसकी तरफ से तो इशारे मिल रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, और राना सनाउल्लाह साहब बार बार जोर दे रहे हैं इस बात पर, और कई दूसरे रहनुमा भी कह रहे हैं। लेकिन अभी तक PTI की तरफ से और इमरान खान की तरफ से कोई वाज़ेह मुस्बत जवाब नहीं मिला। अगर ऐसा हो जाए तो फिर मामलात आगे बढ़ सकते हैं, वगरना फरीक़ैन अपनी अपनी जगह जो है उछल कूद करते रहेंगे और कारवां आगे चलता चला जाएगा। अच्छा शामी साहब, अब एक स्टांस हुकूमत का है, एक स्टांस इमरान खान का है, दोनों अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। इस्तेहकाम, डायलॉग, मुफाहमत के लिए किसी को लचक दिखानी होती है। आपके ख्याल में किसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है? हुकूमत को ही लचक दिखानी चाहिए और बात आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए दोबारा से? देखिए, हुकूमत जो है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है और उसके स्टेक्स भी ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए उसे लचक दिखानी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है हुकूमत तो कुछ ना कुछ लचक दिखा रही है,
लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से अभी तक कोई ऐसा जेस्चर दिया नहीं गया, तो उनको भी गौर कर, वो एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं और अपने सियासी हरीफों से बात नहीं करना चाहते। जबकि एस्टैब्लिशमेंट का कहना यह है कि सियासी मामलात सियासतदानों को आपस में तय करने चाहिए, और सियासतदान जो हैं वो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं और अवाम की पुष्ट पर हैं, इसलिए उनको चाहिए कि वो आपस में मिल बैठें और कोई रास्ता निकालें मफाहमत का, और जो भी मसाइल हैं और जो भी इख्तलाफात हैं उनको हल कर लें। तो इसमें सबका भला है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर बहरहाल आईन और कानून के मुताबिक जो भी काम चल रहा है वो तो चल रहा है, जो भी तजावुज़ात होंगे, जो भी ज़्यादतियाँ होंगी वो भी होती रहेंगी, जो एहतजाज है वो भी होता रहेगा, और हम खुदा से दुआ भी करते रहेंगे कि वो इन सबको अक्ल दे, होश के नौकन दे, ताकि पाकिस्तान जो है हम उसको आगे बढ़ा सकें। लेकिन और भी बड़ी चीज़ें हैं शामी साहब जिसके बारे में आपसे बात करनी है। इस तरह के माहौल में हुकूमत ने अपोजिशन के अलावा भी कुछ महाज जो हैं वो खोल रखे हैं, हालांकि उनकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। अदलिया के सामने तो ऑब्वियसली खड़े हैं। पीका तरामीम और पंजाब हत्या की इज़्ज़त कानून लाकर आज़ादी इजहार राय दबाने के लिए भी मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा क्या आपको लगता है कि होने वाला है जो हुकूमत को क्रिटिसिज्म जो है उससे बचने के लिए ये कवानीन जो है वो इतनी जल्दी में ले आए हैं? किस चीज़ को वो एंटिसिपेट कर रहे हैं? देखिए, जो सोशल मीडिया पे हो रहा है और जिस तरह की तोहमतें लग रही हैं, जिस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं, जिस तरह के फसाने घड़े जा रहे हैं, वो तो एक अपनी जगह मौजूद है ना। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया के ऊपर जो हंगामा बरपा है वो बिल्कुल नज़रअंदाज करने के काबिल है। लेकिन हुकूमत जो इसका हल तलाश कर रही है वो कोई मुनासिब हल नहीं है। तो जो मीडिया तंजीमात हैं उन्होंने कहा था कि उनसे मुशावरत करनी चाहिए और हुकूमत 1-2 हफ्ते के लिए इस बिल को मौखर कर दे और इनकी इनपुट भी ले ले, ताकि बातचीत के जरिए से मसले का हल निकाला जा सके। हुकूमत ने एकतरफा तौर पर आगे बढ़ने का फैसला किया जो कि दुरुस्त फैसला नहीं था। अब भी हुकूमत को चाहिए कि वो स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे ताकि जो हद तक इज्जत का मामला है उसके बारे में कवानीन को मौसर बनाया जा सके। इसमें हमें इख्तलाफ नहीं है, लेकिन एकतरफा तौर पर अगर कानून साजी की जाएगी तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, ना वो कानून नाफिज हो सकेगा। जो हुकूमत ट्रैफिक रूल्स नाफिज नहीं कर सकती, अब आप देखें रोज हादसे होते हैं, दर्जनों अफराद मर जाते हैं, सैकड़ों जख्मी होते हैं, अपाहज हो जाते हैं, लेकिन वो ट्रैफिक रूल्स नाफिज नहीं होते। आप देखें एक मोटरसाइकिल पे 4-4 बच्चे चढ़े हुए हैं और उसको कोई पूछने वाला नहीं है, तो उस हुकूमत से क्या तवक्को की जा सकती है कि दूसरे कवानीन कैसे नाफिज करेगी? नए कवानीन बनाते चले जाना और कुव्वत नाफिजा की तरफ तवज्जो न देना, ये भी तो एक मजाक है ना। ये इसका कोई नतीजा नहीं निकल सकता। और हुकूमत को चाहिए कि वो माजी से सबक सीखे और मामलात को दुरुस्त समत में आगे लेके जाए, और एकतरफा तौर पर ना कोई इक़दाम मुअस्सर हो सकेगा और ना नतीजा खेज हो सकेगा। थैंक यू शामी साहब, सुबह सुबह हुकूमत को भी याद दिलाने के लिए और हमसे भी इतनी अच्छी बातें करने के लिए। आप जब भी होते हैं हम आपसे भी कुछ सीखते ही हैं हमेशा। सो माजी से सबक सीखने वाला सबक भी बहुत अहम है, और मगर क्या ही बात है कि अगर ये सबक किसी को याद रहे, जिनको सीखना चाहिए वो भी सीख लें तो क्या ही बात है। एक ट्रिब्यूट देना है हमने, और आपने सुनी लिया होगा पाकिस्तान शो बिजनेस इंडस्ट्री का एक रोशन चिराग गुल हो गया है। टीवी, फिल्म, थिएटर, रेडियो के लेजेंड अदाकार सदाकार तलत हुसैन साहब का इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा के बाद आहों और सिस्कियों में इन्हें सुपुर्द खाक किया गया। काफ़ी अरसे से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। 1940 में पैदा होने वाले तलत हुसैन ने रेडियो पाकिस्तान से बतौर सदाकार एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट ही अपने करियर का आगाज़ किया। 1964 में तलत हुसैन साहब ने अदाकारी की दुनिया में कदम रखा। दिस इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग, शायद लोगों को ना पता हो कि तलत हुसैन साहब ने लंदन एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड ड्रामेटिक आर्ट से तरबियत हासिल की और उन्होंने उर्दू में अफसाने भी लिखे। वरना आपको पता है कि
हमारी इस इंडस्ट्री में बहुत से लोग अपने टैलेंट की बिना पे तो आ जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पीछे से उन्होंने किसी एकेडमी से एक्चुअल ट्रेनिंग भी ली हो। और इसीलिए तलत हुसैन साहब की एक्टिंग में, उनकी डायलॉग डिलीवरी में वो डिफरेंस जो है वो नज़र आता है। ट्रू, और उन्होंने अपनी आवाज़ बहुत से उम्दा शेरी और नसरी फनपारों को दी, रादर उनको मुज़य्यन किया अपनी आवाज़ से। ही वॉज 84 ईयर्स ओल्ड और भरपूर एक ज़िंदगी गुजारी इन्होंने। मतलब इनका बॉडी वर्क तो इतना बड़ा है, किसी एक पहलू पे भी हम बात करना शुरू करें तो घंटों लग सकते हैं। सो कुछ यादें हम मिलकर ताज़ा करते हैं इनकी।